जापान और दक्षिण कोरिया ने लंबे समय से चल रहे आपसी तनाव को समाप्त करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में बड़ी बात यह है कि लगभग 12 वर्षों के बाद जापान के किसी प्रधानमंत्री ने दक्षिण कोरिया का दौरा किया है। इससे पहले मार्च में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल ने जापान का दौरा किया था। दोनों देशों के बीच हालिया नजदीकी को शटल डिप्लोमेसी को फिर से बहाल करने के नजरिए से देखा जा रहा है। जिस तरह बैडमिंटन खेलते वक्त शटल सामान्य तौर पर दो खिलाड़ियों के बीच तेजी से मूव करता है, उसी तरह इस डिप्लोमेसी में दो विरोधी देशों के बीच मध्यस्थता के लिए एक तीसरा देश अपनी सक्रिय भूमिका निभाता है। मध्य पूर्व के देशों में इस डिप्लोमेसी की खासी उपस्थिति देखी जाती है। हालांकि जापान दक्षिण कोरिया के मामले में ये देश आपस में ही एक दूसरे से मिलकर अपने पुराने तनाव को भूलकर आगे बढ़ने की योजना में है। गौरतलब है कि 1910 से 1945 के बीच जापान द्वारा कोरियाई प्रायद्वीप पर औपनिवेशिक कब्जे के कड़वे सस्से अभी भी दक्षिण कोरिया उभर नहीं पाया है। फिर भी दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ने समर्थन किया है कि पुरानी अदावतों को हालिया अंतर्राष्ट्रीय संकट के समाधान में आड़े नहीं आने देना चाहिए। हाल के समय में उत्तरी कोरिया से नाभिकीय खतरा और चीन की हठधर्मिता ने क्षेत्र की राजनीति में तनाव बढ़ने का काम किया है। ऐसे में संयुक्त राज्य अमेरिका के निकट सहयोगी माने जाने वाले ये देश आपसी संबंध को सुधारने पर जोर दे रहे हैं। दोनों देशों की तरफ से सकारात्मक पहल तब और खास हो जाती है जब इसी माह के अंत में जापान के हिरोशिमा में G7 देशों की बैठक होने वाली है। हिरोशिमा जापान के होन्शु द्वीप पर स्थित है। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा परमाणु बम हमले का शिकार होने वाला दुनिया का पहला शहर बना था। इसी बीच जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने दक्षिण कोरिया दौरे पर कई मुद्दों पर बात की है। इनमें सुरक्षा, हाईटेक इंडस्ट्री, विज्ञान प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक सहयोग शामिल है। दोनों देश इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि दक्षिण कोरियाई विशेषज्ञों का एक समूह जापान जाकर फुकुशिमा नाभिकीय रिएक्टर की जांच करे। 2011 के भूकंप में इस रिएक्टर के तबाह होने के बाद इसके रेडियो सक्रिय अपशिष्ट जल को सुनियोजित तरीके से बाहर निकालने में इससे मदद मिलेगी। श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट से म्यांमार के सितवे पोर्ट तक जहाज के परिचालन का शुभारंभ किया गया है। सितवे पोर्ट का विकास कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। गौरतलब है कि कोलकाता पोर्ट को आधिकारिक तौर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये भारत का एकमात्र मेजर रिवराइन पोर्ट है। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट पर भारत और म्यांमार की सरकार के बीच 2008 में दस्तखत किए गए थे। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत म्यांमार में कई बुनियादी ढांचों का विकास कर रहा है। प्रोजेक्ट के तहत सड़क, नदी, बंदरगाह आदि के जरिए कोलकाता पोर्ट को म्यांमार के सितवे पोर्ट से जोड़ा गया है। साथ ही म्यांमार की कलादान नदी से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को जोड़ा जा रहा है। इसके तहत सितवे पोर्ट से एक अंतर्देशीय जलमार्ग के जरिए म्यांमार के पलेटवा को जोड़ा जाएगा। साथ ही सड़क के माध्यम से पलेटवा को मिजोरम के जोरिनपुई को जोड़ा जाएगा। गौरतलब है कि कलादान नदी भारत और म्यांमार के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का मुख्य हिस्सा म्यांमार के रखाइन और चिन प्रांतों से होकर गुजरता है। एक बार ट्रांसपोर्ट परियोजना पूरी तरह से तैयार हो जाने के बाद भारत का कोलकाता बंदरगाह सितवे पोर्ट से जुड़ जाएगा और फिर ये सितवे बंदरगाह के माध्यम से भारत के पूर्वी तट से पूर्वोत्तर राज्यों को वैकल्पिक कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इससे भारत के मिजोरम और मणिपुर जैसे जमीन से घिरे राज्यों तक आसानी से सामान पहुंचाया जा सकेगा। आप सभी के लिए जरूरी सूचना, स्टडी IQ IAS हिंदी टीम हिंदी माध्यम में 5वां लाइव फाउंडेशन बैच लेकर आ रही है। 11 मई से शाम में 6 बजे इस बैच की शुरुआत हो रही है। इस कोर्स में छूट हासिल करने के लिए आप अमृत लाइव कोड का प्रयोग करें, जिससे ये कोर्स आपको केवल 18,999 रुपए में हासिल होगा। इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा हस्तलिखित नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन, कार्यक्रम सहित अन्य बहुत से उपयोगी फीचर्स आपको प्राप्त हो सकेंगे। कोर्स की अत्यधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कर प्राप्त कर सकते हैं। हाल ही में NMCG यानी स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने NIUA यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के साथ मिलकर एक आयोजन किया है। इसका नाम था रिवर सिटीज अलायंस ग्लोबल सेमिनार बिल्डिंग इंटरनेशनल रिवर सेंसिटिव सिटीज। RCA ग्लोबल सेमिनार का मकसद शहरों से गुजरने वाली नदियों के प्रबंधन के तरीकों पर चर्चा करना था। इसके लिए सदस्य शहरों और अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों के लिए एक मंच तैयार करने पर भी फोकस करना था। इस सेमिनार में विश्व बैंक, ADB, GICA
और KfW जैसी फंडिंग एजेंसियां भी चर्चा का हिस्सा थी। रिवर सिटीज अलायंस को 2021 में शहरी नदियों के स्थायी प्रबंधन के लिए चर्चा और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए भारत भर के नदी तट वाले शहरों के लिए एक समर्पित मंच के रूप में लॉन्च किया गया था। इसमें गंगा बेसिन और गैर गंगा बेसिन दोनों क्षेत्रों से जुड़े राज्यों के शहर शामिल हैं। रिवर सिटीज अलायंस दुनिया में अपनी तरह का पहला गठबंधन है जो 2 मंत्रालयों यानी जल शक्ति मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की सफल साझेदारी का प्रतीक है। यह अलायंस 3 व्यापक विषयों जैसे नेटवर्किंग, क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता पर पूरी तरह से केंद्रित है। यह अलायंस भारत के सभी नदी तटीय शहरों के लिए ओपन है। कोई भी नदी तटीय शहर किसी भी समय अलायंस में शामिल हो सकता है। यह अलायंस शुरुआत में 30 शहरों के साथ शुरू किया गया था और वर्तमान में इसमें भारत से लगभग 109 रिवर सिटीज और एक शहर डेनमार्क से शामिल है। मणिपुर के डीजीपी ने दावा किया है कि केंद्र सरकार ने मणिपुर की स्थितियों से निपटने के लिए संविधान के अनुच्छेद 355 का इस्तेमाल किया है, जबकि गृह मंत्रालय ने मणिपुर में अनुच्छेद 355 को लागू करने से इनकार किया है। अनुच्छेद 355 भारतीय संविधान के भाग 18 में मौजूद आपातकालीन प्रावधान का हिस्सा है। इसका इस्तेमाल राज्य की सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए किया जाता है। इस अनुच्छेद के तहत केंद्र को आंतरिक गड़बड़ी और बाहरी हमले के खिलाफ राज्य की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का अधिकार दिया गया है। साथ ही केंद्र को यह भी सुनिश्चित करने का अधिकार दिया गया है कि हर राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के मुताबिक चल रही है या नहीं। अनुच्छेद 355 के तहत केंद्र सरकार के पास संघ के कानूनों और विनियमों का पालन सही तरीके से करने के लिए किसी भी राज्य को निर्देश जारी करने की ताकत भी है, मगर इस ताकत पर कुछ प्रतिबंध भी हैं। प्रतिबंध ये है कि निर्देश केवल तभी दिए जा सकते हैं जब राज्य तंत्र किसी केंद्रीय कानून या विनियम का पालन करने या उसे लागू करने में विफल रहा हो। साथ ही निर्देश तत्काल प्रकृति के होने चाहिए और राज्य तंत्र की विफलता को दूर करने के लिए जरूरी अवधि से आगे नहीं बढ़ने चाहिए। इस तरह के निर्देश जारी करने से पहले राज्य सरकार को अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए। केंद्र सरकार किसी राज्य के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने के लिए शक्ति का उपयोग तब तक नहीं कर सकती है जब तक कि राजतंत्र पूरी तरह से विफल ना हो चुका हो। अनुच्छेद 355 किसी राज्य में किस अवधि तक लागू रहेगा, संविधान में इसका जिक्र नहीं किया गया है। अनुच्छेद 355 को लागू करने में अगर किसी मौलिक अधिकार या संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन होता है तो इसकी न्यायिक समीक्षा भी की जा सकती है। आइए बुलेटिन पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट किन 2 देशों के बीच काम करता है? भारत भूटान, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश, भारत म्यांमार। अगला प्रश्न है, G7 की हाल ही में आयोजित होने वाली बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साल 2023 में G7 का सम्मेलन जापान के हिरोशिमा में आयोजित होना है। हिरोशिमा क्यूशो द्वीप पर अवस्थित है। उपरोक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। आइए पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों पर नजर डालते हैं। उत्तर पूर्व में स्थित यह राज्य म्यांमार से अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ के मेइती और कुकी समुदाय के बीच विवाद को लेकर ये राज्य खबरों में था। उपरोक्त पद किस राज्य के संदर्भ में है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। सही जवाब है विकल्प सी यानी मणिपुर। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पराग्वे दक्षिण अमेरिका में स्थित एक लैंडलॉक्ड देश है। अष्टांगिक मार्ग जैन धर्म की संकल्पना है। उपरोक्त में से सही कथन चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही जवाब है विकल्प ए यानी केवल पहला कथन सही है। अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म की संकल्पना है। रूस और यूक्रेन युद्ध के मैदान के अलावा अब सार्वजनिक मंचों पर भी हाथापाई कर रहे हैं। यूक्रेन के संसद सदस्य ने रूस के एक अधिकारी को थप्पड़ जड़ दिया है। मौका था ब्लैक सी इकोनॉमिक कॉरपोरेशन की बैठक का, जहां यूक्रेन के सदस्य अपने देश के झंडे के साथ सेल्फी ले रहे थे। रूस के अधिकारी उनके झंडा छीनकर भागे तो यूक्रेन के अधिकारियों ने पलटकर पलटवार किया। BSEC यानी ब्लैक सी इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एक बहुपक्षीय राजनीतिक और आर्थिक पहल है। ये अपने अस्तित्व में 25 जून 1992 को इस्तांबुल समिट डिक्लेरेशन और बोस्फोरस स्टेटमेंट के जरिए आया। 1 मई 1999 को इसका चार्टर लागू होने के बाद BSEC एक क्षेत्रीय आर्थिक संगठन के तौर पर कार्यरत है। इसका मुख्यालय तुर्की के इस्तांबुल में है। इसके सदस्यों में अल्बानिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, बुल्गारिया, जॉर्जिया, ग्रीस, मोल्डोवा, नॉर्थ मकदूनिया, रोमानिया, रूस, सर्बिया, तुर्की और यूक्रेन शामिल है।
BSEC रीजन में 2 महाद्वीपीय क्षेत्र शामिल हैं। गौरतलब है कि BSEC उन चंद इंटरनेशनल फोरम में से एक है जहां पर रूस और यूक्रेन दोनों एक्टिव मेंबर हैं। आपको बता दें कि ब्लैक सी की तटीय सीमाएं यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया से लगती है। ये पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच एक इनलैंड सी है। कर्च स्ट्रेट इसे अजोब सागर से तो बोस्पोरस स्ट्रेट इसे मरमरा सागर से जोड़ती है। यूरोप की डेन्यूब और नीपर नदियां ब्लैक सी में आकर गिरती हैं। इस साल रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती 9 मई को मनाई जा रही है। इनकी जयंती भारत और बांग्लादेश के बंगाली समुदाय में खास तौर पर मनाई जाती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। रविंद्रनाथ टैगोर दुनिया के मशहूर कवि और साहित्यकार, दार्शनिक हैं। उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। इससे वे नोबेल पाने वाले पहले एशियाई और गैर यूरोपीय विजेता बने। ये वे एक मात्र ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बांग्ला भाषा में लिखा गया भरतो भाग्य विधाता का हिंदी वर्जन है। जन गण मन को भारत की संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के तौर पर अपनाया था। इनके द्वारा ही लिखा गया आमार सोनार बांग्ला वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना की और वर्तमान में यह राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित है। इसे यूनेस्को द्वारा जीवित विरासत टैग मिलने की बात हो रही है। उन्हें किंग जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की पदवी से सम्मानित किया था और जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में नाइट या सर की उपाधि लौटा दी थी उन्होंने। टैगोर और महात्मा गांधी के बीच राष्ट्रीयता और मानवता को लेकर हमेशा वैचारिक मतभेद रहा था। जहां गांधी जी पहले पायदान पर राष्ट्रवाद को रखते थे तो वहीं टैगोर मानवता को राष्ट्रवाद से अधिक महत्व देते थे। हालांकि दोनों एक दूसरे के बहुत अधिक सम्मान करते थे। अब आप सभी के लिए जरूरी सूचना, स्टडी IQIS हिंदी टीम हिंदी माध्यम में 5वां लाइव फाउंडेशन बैच लेकर आई है। 11 मई से शाम में 6 बजे इस बैच की शुरुआत हो रही है। इस कोर्स में छूट हासिल करने के लिए आप अमृत लाइव कोड का प्रयोग करें, जिससे ये कोर्स आपको केवल 18,999 रुपए में हासिल होगा। इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा हस्तलिखित नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन, कार्यक्रम सहित अन्य बहुत से उपयोगी फीचर्स आपको प्राप्त हो सकेंगे। कोर्स की अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कर आप प्राप्त कर सकते हैं। गोवा में G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की 3री बैठक के दौरान एक प्रदर्शनी आयोजित की गई है। इस प्रदर्शनी में महिलाओं के नेतृत्व में भारत के विकास, पोषण, जलवायु परिवर्तन के मुद्दों और आर्थिक सशक्तिकरण में महिलाओं के योगदान को प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा प्रदर्शनी में महिला उद्यमियों, पर्यावरण से जुड़े लोगों और महिला समूहों के साथ काम करने वाले लोगों को भी दिखाया गया है। गौरतलब है कि इस प्रदर्शनी का नाम ECHO रखा गया है, यानी कि इको, जिसका अर्थ है इकोनॉमिक, क्लाइमेट, हेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज। दरअसल ये प्रदर्शनी बैठक में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के लिए लगाई गई थी। डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप के लिए महिलाओं के नेतृत्व में विकास एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। इसका प्रमुख उद्देश्य प्रतिनिधियों को ये प्रदर्शित करना था कि भारत में जमीनी स्तर की महिलाएं कैसे इन पहलों का नेतृत्व कर रही हैं। अगर प्रदर्शनी में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की बात करें तो बेंगलुरु स्थित C6 एनर्जी कंपनी ने लोगों के लिए अपने पर्यावरण के अनुकूल और अभिनव समाधान प्रदर्शित किए हैं। प्रदर्शनी में यह भी बताया गया है कि कंपनी लाल समुद्री शैवाल पर काम कर रही है, जिसमें लाल समुद्री शैवाल से जैव ईंधन निकालने की गैर व्यावसायिक परियोजना भी शामिल है। जैव ईंधन के अलावा लाल समुद्री शैवाल से बायोप्लास्टिक बनाने का काम भी किया जा रहा है। इसके अलावा केरल स्थित एक गैर सरकारी संगठन युन्नाती फाउंडेशन ने दक्षिणी राज्य में ग्रामीण महिलाओं द्वारा बनाए गए विभिन्न उत्पादों का प्रदर्शन किया है। दरअसल NGO का गठन महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए ही किया गया था। खासकर राज्य में आई बाढ़ और आपदाओं के बाद फिलहाल राज्य की लगभग 1200 महिलाएं NGO से जुड़ी हैं, जो वायनाड और इडुक्की में उनसे उत्पाद खरीदती हैं और उनका मूल्यवर्धन करती हैं। वहीं टी बोर्ड इंडिया ने प्रदर्शनी में चाय की विभिन्न किस्मों को प्रदर्शित किया है। टी बोर्ड इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी का यह कहना है कि पूरा चाय व्यवसाय महिला सशक्तिकरण से जुड़ा है। अगर श्रम वाली बल की बात की जाए तो कुल श्रम बल का 60 से 70% से अधिक महिलाएं हैं। गौरतलब है कि ये प्रदर्शनी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की 3री बैठक के दौरान 80 से अधिक प्रतिनिधि शामिल थे। ऐसे में जब वे
भारत के विकास में महिलाओं के योगदान को देखेंगे तो विश्व पटल पर भारत की छवि और सुधरेगी। CJAR यानी कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स ने सर्वोच्च अदालत से गुजारिश की है कि वह 12 मई तक डिफॉल्ट जमानत को स्थगित करने वाले अपने आदेश को वापस ले ले। सर्वोच्च अदालत ने बीते दिनों आदेश दिया था कि जिसमें किसी भी अदालत के समक्ष दायर डिफॉल्ट जमानत की मांग वाले आवेदन को 12 मई तक के लिए टाल दिया जाए। हालांकि ये आवेदन रितु छाबड़िया मामले में दिए गए एक फैसले के आधार पर मांगे गए डिफॉल्ट जमानत से संबंधित होने चाहिए। CRPC यानी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के मुताबिक अगर कोई जांच एजेंसी रिमांड की तारीख से 60 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाती है तो इस मामले का आरोपी डिफॉल्ट जमानत का हकदार होगा। मतलब ये है कि आरोपी बिना किसी वैध कारण के भी जमानत का हकदार होगा। हालांकि कुछ खास अपराधों के लिए इस अवधि को 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। कुछ समय पहले सर्वोच्च अदालत की एक पीठ ने रितु छाबड़िया बनाम भारत संघ के मामले में इससे जुड़ा एक और फैसला दिया। फैसले में कहा था कि अगर पुलिस ने अधूरी चार्जशीट दाखिल की है तो CRPC की धारा 167 के तहत एक अभियुक्त का डिफॉल्ट जमानत का अधिकार समाप्त नहीं होगा। इस संबंध में केंद्र ने एक याचिका दायर की और सर्वोच्च अदालत को अपने फैसले पर विचार करने को कहा। इस याचिका को मंजूर करते हुए अदालत ने रितु छाबड़िया मामले के तहत मांगे गए जमानत पर सुनवाई तक रोक लगाने का आदेश दे दिया है। CJAR अदालत से इसी आदेश को वापस लेने की गुहार लगा रहा है। आइए बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से देश ब्लैक सी से तटीय सीमा साझा नहीं करते हैं? यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, तुर्की, मोल्डोवा या फिर आर्मेनिया। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। 1, 2, 3, 5 और 6, 2, 3 और 4, 1, 3 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनगण मन को भारत की संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के तौर पर अपनाया था। शांति निकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। उपयुक्त में से सही कथन का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट किन दो देशों के बीच काम करता है? भारत भूटान, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश या फिर भारत म्यांमार। सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न था, G7 की हाल ही में आयोजित होने वाली बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साल 2023 में G7 का सम्मेलन जापान के हिरोशिमा में आयोजित होना है। हिरोशिमा क्यूशु द्वीप पर अवस्थित है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही जवाब है विकल्प ए, यानी केवल पहला कथन सही है। हिरोशिमा होशु द्वीप पर अवस्थित है। भारत में समलैंगिक विवाह को लीगलाइज करने पर बहस चल रही है। श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को गैर अपराधी बनाने वाले बिल के लिए रास्ता साफ कर दिया है। श्रीलंकाई कोर्ट ने माना है कि बिल के प्रावधान संविधान के मुताबिक है। गौरतलब है कि इससे पहले श्रीलंकाई सरकार 1995 में ऐसा कानून लेकर आई थी, लेकिन तब ये पारित नहीं हो सका था। इस मौके पर श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 के भारत के नवतेज सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले का हवाला भी दिया। इस मामले में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 को खारिज कर दिया था। इस मामले में दो वयस्कों के बीच सहमति से होने वाले सभी संबंधों को गैर अपराधी करार दिया गया था। इसमें दो समलैंगिकों के बीच होने वाले संबंधों को भी मान्यता दी गई थी। भारत के वर्तमान CJI DY चंद्रचूड़ इस मामले के वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे। रूलिंग के वक्त उन्होंने माना था कि गे, लेस्बियन, ट्रांसजेंडर और बाइसेक्सुअल्स को स्वतंत्रता के इतने दशकों के बाद भी बराबरी के नागरिक का दर्जा नहीं दिया गया है। धारा 377 के जरिए इस वर्ग पर एक ऐसी नैतिकता थोपी गई है जो उनकी समानता को बाधित करती है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में समलैंगिकता को गैर अपराधी बनाकर एक ऐतिहासिक फैसला भी दिया था। आपको बता दें कि भारत में धारा 377 का इतिहास ब्रिटिश काल का था। ये धारा इंग्लैंड की संसद में पारित वगरी एक्ट 1533 पर आधारित था। इसे थॉमस मैकाले ने IPC यानी इंडियन पीनल कोड में शामिल कर लिया था। असम सरकार ने ऐलान किया है कि अगर संभव हुआ तो वह बहुविवाह प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून लाएगी। इस संभावना का पता लगाने के लिए
यह एक विशेषज्ञ समिति का गठन करेगी। समिति अध्ययन करेगी कि क्या राज्य के लिए बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना संभव है। इसके लिए समिति कानूनी पहल के अलावा धार्मिक और व्यक्तिगत पहलों की जांच करेगी। समिति मुस्लिम पर्सनल लॉ अधिनियम 1937, संविधान का अनुच्छेद 25 और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर भी गौर करेगी और 6 माह में अपनी सिफारिश भी पेश करेगी। बहुविवाह ऐसी प्रथा है जिसमें एक व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक शादियों में शामिल रहता है। आजादी के बाद भारत में हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख समुदाय के लिए इसे गैर कानूनी बना दिया गया। वहीं 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम के तहत इस प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया है। अधिनियम की धारा 5, 11 और 17 के जरिए 2 या 2 से अधिक शादियां अवैध और दंडनीय बना दी गई हैं। इसे आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 494 के तहत भी गैर कानूनी माना गया है। मगर इस्लामिक कानून में बहुविवाह की प्रथा को अभी भी कानूनी मान्यता दी गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ अधिनियम 1937 की धारा 2 के तहत इसे मान्यता दी गई है। इस अधिनियम के तहत मुसलमानों को एक ही समय में अधिकतम 4 पत्नियां रखने की भी अनुमति है। अब आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना, स्टडी IQ IAS हिंदी टीम हिंदी माध्यम में 5वां लाइव फाउंडेशन बैच लेकर आई है। 11 मई से शाम में 6 बजे इस बैच की शुरुआत हो रही है। इस कोर्स में छूट हासिल करने के लिए आप SV लाइव कोड का प्रयोग करें, जिससे ये कोर्स आपको केवल 18,999 रुपए में हासिल होगा। इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा हस्तलिखित नोट्स, PDF और मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन कार्यक्रम सहित अन्य बहुत से उपयोगी फीचर्स आपको प्राप्त हो सकेंगे। इस कोर्स की अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कर आप प्राप्त कर सकते हैं। PCI यानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। ये नोटिस एक रिपोर्टर की गिरफ्तारी और उसे पत्रकारिता की ड्यूटी करने से रोकने के लिए जारी की गई है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भारत में एक वैधानिक व अर्ध न्यायिक संगठन है। इसे 1978 के प्रेस काउंसिल अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है। परिषद का पहली बार गठन संसद द्वारा 1966 में किया गया था और इसे पहले प्रेस आयोग की सिफारिशों पर गठित किया गया था। हालांकि 1975 में आपातकाल के दौरान इस अधिनियम को निरस्त और प्रेस परिषद को समाप्त कर दिया गया था। मौजूदा परिषद का काम प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना और उसे बनाए रखना, लोगों की इच्छाओं और उच्च मानक तय करना है और नागरिकों के अधिकारों और दायित्वों के प्रति सही भावना बनाए रखना है। इसके अलावा ये प्रेस से या प्रेस के खिलाफ मिलने वाली शिकायतों पर भी विचार करती है। परिषद सरकार सहित किसी समाचार पत्र, समाचार एजेंसी, संपादक या पत्रकार को चेतावनी दे सकती है या फिर उसे फटकार लगा सकती है या निंदा कर सकती है। जरूरत पड़ने पर किसी संपादक या पत्रकार के आचरण को भी गलत ठहरा सकती है। परिषद के फैसले को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। परिषद में अध्यक्ष और 28 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष परिषद का प्रमुख होता है और इसे राज्यसभा के सभापति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रेस परिषद के सदस्यों में चुना गया एक व्यक्ति मिलकर नामजद करते हैं। अभी तक मौजूद रिवाज के मुताबिक सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश ही अध्यक्ष चुने जाते हैं और वर्तमान में न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष हैं। वैसे तो परिषद के ज्यादातर सदस्य पत्रकार बिरादरी से ही होते हैं, मगर इनमें से 3 सदस्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और साहित्य अकादमी से जुड़े होते हैं, जबकि अन्य 5 सदस्य राज्यसभा व लोकसभा से नामजद किए जाते हैं। इसमें राज्यसभा से 2 और लोकसभा से 3 सदस्य होते हैं। परिषद के संचालन के लिए इसे काफी मात्रा में सरकार से धन मिलता है और इसके बावजूद परिषद को काम करने की पूरी आजादी दी गई है। इसके संवैधानिक दायित्वों पर सरकार का किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं होता है। हाल ही में मध्य प्रदेश के KNP यानी कूनो नेशनल पार्क में दक्ष नामक मादा चीता की मौत हो गई है। दक्ष की मृत्यु के साथ ही अब देश में वयस्क चीतों की कुल संख्या 17 हो गई है और गौरतलब है कि इससे पहले 2 अन्य चीता, साशा और उदय की भी मौत हो गई थी। मादा चीता की मौत ऐसे समय में हुई है जब राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की थी कि जून के मौसम में बारिश की शुरुआत से पहले 5 और चीतों को कूना नेशनल पार्क में अनुकूलन शिविरों से फ्री रोमिंग कंडीशंस में रिहा किया जाए। इसके अलावा इस समिति की सिफारिश के बाद दक्ष के बाड़े में 2 नर चीतों को छोड़ने का निर्णय लिया गया था। अनुकूलन प्रक्रिया के भाग के रूप में चीतों को विशेष रूप से डिजाइन किए गए बाड़ों में रखा जाता है, जो सुरक्षित होने के साथ साथ उन्हें शिकार करने की भी अनुमति देते हैं। गौरतलब है कि सितंबर 2022 में नामीबिया से 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में स्थानांतरित किया गया था और बाद में दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीतों को लाया गया था। इस तरह
कुल 20 चीतों को अफ्रीका से भारतीय जंगल में स्थानांतरित किया गया है और इन सभी चीतों को ट्रैक करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य के वन्यजीव अधिकारियों द्वारा रेडियो कॉलर का इस्तेमाल किया जाता है। गौरतलब है कि कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में है और इसका नाम कूनो नदी के नाम पर ही पड़ा है। ये नदी पार्क में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और ये पार्क को 2 भागों में विभाजित करती है। चीते साल 1952 में देश से एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त घोषित किए गए थे। देश के अंतिम चीते की मौत अविभाजित मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ में कोरिया जिले के सालबनो में हुई थी। आपको बता दें कि चीता जमीन पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। इसकी स्पीड 97 से 113 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। जंगल में इसका एवरेज लाइफ स्पैन 14 ईयर्स तक, जबकि कैप्टिविटी में 20 साल तक हो सकता है। आमतौर पर ये रहने के लिए ओपन ग्रासलैंड पसंद करते हैं और पहले ये पूरी एशिया और अफ्रीका में पाए जाते थे, लेकिन अब हैबिटेट लॉस और इनके शिकार यानी प्रे कम हो जाने से विलुप्ति के कगार पर है। आइए बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। बगरी एक्ट 1533 का संबंध है समलैंगिकता से, सती प्रथा से, ठगी प्रथा से या फिर विधवा प्रथा से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक अर्ध न्यायिक संगठन है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा से देश ब्लैक सी से तटीय सीमा साझा नहीं करते हैं? यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, तुर्की, माल्डोवा, आर्मेनिया। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। 1, 2 और 3, 5, 6, 2, 3 और 4, 1, 3 और 4। सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी माल्डोवा और आर्मेनिया ब्लैक सी से सीमा साझा नहीं करते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनगण मन को भारत की संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के तौर पर अपनाया था। शांति निकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही जवाब है विकल्प सी, यानी दोनों कथन सही है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव का क्षेत्र साइक्लोन का रूप ले चुका है। इसका नाम मोचा रखा गया है। यह नाम यमन द्वारा सुझाया गया है। साइक्लोन समुद्र की सतह पर बनने वाली एक प्रक्रिया है। यह समुद्र के गर्म सतह के ऊपर बनती है। सतह गर्म होने पर हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं। जैसे ही हवाएं ऊपर उठती हैं, सतह पर कम दबाव वाले क्षेत्र का विकास होता है। उधर ऊपर उठी हवाएं जब ठंडी होती हैं, तब हवा में मौजूद आर्द्रता से जलवाष्प बनता है। जलवाष्प संघनित होकर बादल बनाता है और फिर इससे बारिश होती है। साइक्लोन के बनने और तेज होने की प्रक्रिया को साइक्लोजेनेसिस कहते हैं। गर्म समुद्र साइक्लोन के विकास और मजबूती के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज दिशा में चलती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनने के लिए कुछ दशाओं का होना जरूरी होता है। ये दशाएं हैं: समुद्र की सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना, पर्याप्त कोरियोलिस फोर्स की मौजूदगी, वायुमंडलीय अस्थिरता, क्षोभ मंडल के निचले स्तरों में अधिक आर्द्रता का होना और जेट स्ट्रीम की अनुपस्थिति इत्यादि। WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के दिशा निर्देशों के मुताबिक हर इलाके के देश चक्रवातों को नाम देते हैं। इसी के तहत IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक मानक प्रक्रिया अपनाने के बाद उत्तरी हिंद महासागर इलाके में बनने वाले चक्रवातों का नामकरण करता है। इस इलाके के अंतर्गत 13 सदस्य देश आते हैं। ये देश हैं बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और यमन। IMD भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक एजेंसी है। यह दुनिया के 6 RSMCs यानी रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स में से एक है। इसे मौसम पर सलाह जारी करने और उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम रखने का अधिकार है। उधर प्रशासनिक सेवाओं पर कंट्रोल को लेकर दिल्ली बनाम केंद्र विवाद में सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाया। फैसले में कोर्ट ने कहा है कि नौकरशाहों पर दिल्ली सरकार का कंट्रोल होगा। हालांकि यह कंट्रोल सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि से संबंधित मामलों पर नहीं होगा। बाकी मामलों में दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली कैबिनेट की सहायता और सलाह के मुताबिक ही काम करेंगे। इस संबंध में कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार अन्य राज्यों की तरह जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए यहां संघ की ताकत का कोई भी विस्तार संवैधानिक योजना के खिलाफ होगा। अपने इस फैसले के पक्ष में तर्क देते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर अधिकारी मंत्रियों को रिपोर्ट करना बंद कर देंगे या उनके आदेशों को मानने से इनकार कर देंगे
तो सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत प्रभावित होगा। अधिकारियों को लगेगा कि वे सरकार के कंट्रोल से बाहर हैं। यह जवाबदेही को कम करेगा और शासन को कमजोर बनाएगा। दिल्ली संविधान की अनुसूची 1 के तहत एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन अनुच्छेद 239 ए के तहत इसे राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र का नाम दिया गया है। अनुच्छेद 239 ए को 69वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान का हिस्सा बनाया गया था। यह अनुच्छेद कहता है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का प्रशासन उपराज्यपाल के हाथों में होगा। उपराज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जो दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनेगी। हालांकि सहायता और सलाह केवल उन मामलों पर दिया जाएगा जिन पर निर्वाचित विधानसभा को कानून बनाने की ताकत दी गई है। बाकी विषयों पर उपराज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा लिए गए फैसले के मुताबिक काम करेगा। इसके अलावा अगर उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच किसी मुद्दे को लेकर मतभेद हो जाए तो उपराज्यपाल मामले को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा को राज्य सूची के 3 विषयों जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर राज्य और समवर्ती सूची में शामिल सभी विषयों पर कानून बनाने की ताकत दी गई है। आगे बढ़ें उससे पहले एक बार फिर दोहरा दूं कि स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम ने हिंदी माध्यम में अपना 5वां लाइव फाउंडेशन बैच शुरू कर दिया है। आज से यानी 11 मई से शाम 6 बजे से इस बैच की शुरुआत हो चुकी है। 20 मई इस कोर्स में एडमिशन लेने की अंतिम तारीख है। इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाएं हैं। साथ ही हस्तलिखित यानी हैंड रिटन नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन कार्यक्रम, मेंटोरशिप इत्यादि बहुत से उपयोगी फीचर्स हैं। आप चाहें तो अमृत लाइव कोड का यूज कर इस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। इससे ये कोर्स आपको केवल 18,999 रुपये में हासिल होगा। कोर्स के संबंध में जानकारी चाहिए या फिर एडमिशन लेना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके एडमिशन ले सकते हैं। शिवसेना मामले पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने आज फैसला सुनाया। फैसले में पीठ ने उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली सरकार को बहाल करने से इनकार कर दिया। हालांकि पीठ ने दल बदल से जुड़े अध्यक्ष के अधिकार वाले नबाम रेबिया मामले के फैसले को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया है। पीठ ने यह फैसला एक कानूनी सवाल पर लिया। सवाल था कि क्या वह अध्यक्ष 10वीं अनुसूची के तहत विधायकों के खिलाफ अयोग्यता पर फैसला कर सकता है जो खुद अविश्वास नोटिस का सामना कर रहा है। दरअसल 2016 में सर्वोच्च अदालत ने अरुणाचल प्रदेश के नबाम रेबिया मामले में एक फैसला दिया था। फैसले में कहा गया था कि अविश्वास नोटिस का सामना करने वाला अध्यक्ष या उपाध्यक्ष विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही तय नहीं कर सकता। नबाम रेबिया मामले में फैसला संविधान के अनुच्छेद 179C के शब्दों विधानसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों की व्याख्या पर आधारित था। अदालत ने तब कहा था कि सभी तत्कालीन सदस्य शब्द निश्चितता को इंगित कर रहे हैं। अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रस्ताव पेश होने पर मौजूदा विधायकों को अयोग्य ठहराना सदन की ताकत और संरचना में बदलाव होगा। यह बदलाव अनुच्छेद 179C के जनादेश के खिलाफ होगा। इसीलिए सभी तत्कालीन सदस्यों को अध्यक्ष के पद के फैसले संबंधी अधिकार की ताकत होनी चाहिए। मतलब उस समय के सभी सदस्य जो हटाने की सूचना देते समय सदन में मौजूद थे, अध्यक्ष को हटाने के लिए हो रहे मतदान में शामिल होने चाहिए। अनुच्छेद 179 विधानसभा के एक स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को हटाने का प्रावधान करता है। इसे विधानसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, जबकि अनुच्छेद 94 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित है। हटाने की प्रक्रिया के लिए नोटिस कम से कम 14 दिनों पहले जारी करना होता है। 11 मई 1857 यानी आज ही के दिन 1857 के विद्रोह के सैनिक दिल्ली में दाखिल हुए थे। 1857 का विद्रोह भारत के इतिहास की एक बेहद महत्वपूर्ण घटना थी। इसे भारतीय विद्रोह या भारतीय आजादी के पहले युद्ध के तौर पर भी जानते हैं। 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ शहर में शुरू हुआ। पहले यह सैनिक विद्रोह के रूप में पनपा। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय सिपाही शामिल थे। विद्रोह की चिनगारी एनफील्ड राइफल के आने और उसमें गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूसों के इस्तेमाल की अफवाह से भड़की। जिन भारतीय सिपाहियों ने इन कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था, उन्हें दंडित किया गया और उनकी वर्दी उतार दी गई। इस घटना के कारण सिपाहियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने वाले सिपाहियों ने दिल्ली को सत्ता का केंद्र और मुगल भारत की राजधानी मानते हुए उसकी ओर कूच कर दिया। 1857 के विद्रोह के पीछे चर्बी वाला कारतूस कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि यह कई सालों से चली आ रही घटनाओं की एक कड़ी का नतीजा था।
मतलब इस विद्रोह के लिए कई कारक जिम्मेदार थे। बढ़ रहे आर्थिक शोषण, धार्मिक और सामाजिक भेदभाव, राजनीतिक दखलंदाजी, भारतीय शासकों की बेदखली, कुशासन के बहाने अवध का विलय और भारतीय सैनिकों में फैलता नस्लीय हीनता इसके कुछ उदाहरण हैं। विद्रोह जल्द ही भारत के दूसरे हिस्सों में भी फैल गया। कई भारतीय शासक विद्रोह में शामिल हो गए। उनमें सबसे प्रमुख झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थीं। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व किया। इनके अलावा तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, वीर कुंवर सिंह और नाना साहब आदि ने भी अपने अपने इलाकों में विद्रोह का नेतृत्व किया। हालांकि यह विद्रोह अंततः असफल रहा। 1857 का विद्रोह भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसका प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है। यह भारतीय लोगों द्वारा अपने देश पर फिर से कब्जा बनाने और औपनिवेशिक शोषण के सामने अपनी पहचान और सम्मान का दावा करने का एक साहसिक प्रयास था। आइए अब जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित कौन से सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा या से 1857 के विद्रोह का या के कारण है या हैं? आर्थिक शोषण, धार्मिक व सामाजिक भेदभाव, रॉलेट एक्ट या भारतीय शासकों की बेदखली, कुशासन के बहाने अवध का विलय, चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल 1, 2, 5 और 6, केवल 6, केवल 1, 5 और 6 या फिर 1, 2, 3, 5 और 6। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 179 विधानसभा के स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को हटाने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 239 ए को 61वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान का हिस्सा बनाया गया। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनना है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। आइए देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न पूछे गए थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल पूछा गया था, बगरी एक्ट 1533 का संबंध है समलैंगिकता, सती प्रथा, ठगी प्रथा या फिर विधवा विवाह से। सही जवाब है इसका विकल्प ए यानी समलैंगिकता से। अगला सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक अर्ध न्यायिक संगठन है। सही कथन कौन से हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। सही जवाब है इसका विकल्प सी यानी दोनों कथन सही हैं। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक अर्ध न्यायिक संगठन है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 15 खेल महासंघों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। नोटिस प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट यानी पॉश एक्ट 2013 के तहत कंपलसरी यौन उत्पीड़न शिकायत समिति नहीं बनाने के लिए भेजा गया। पोश एक्ट काम के स्थान पर सेक्सुअल हरासमेंट को परिभाषित करता है। साथ ही ये शिकायतों, उनकी जांच और की जाने वाली कार्रवाइयों के लिए प्रक्रियाओं को तय करता है। शिकायतों के समाधान के लिए एक कंपलसरी सिस्टम बनाने की भी बात करता है। सिस्टम के तहत 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले हर एक एम्प्लॉयर को अपने ऑफिस या उसके ब्रांच में एक आईसीसी यानी आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना होगा। शिकायत समितियों को सबूत इकट्ठा करने के लिए दीवानी अदालतों की ताकत सौंपी गई है। शिकायत समिति के पास शिकायत घटना की तारीख से 3 महीने के भीतर करनी होगी। हालांकि इस संबंध में आईसीसी समय सीमा बढ़ा सकती है और अगर उसे ऐसा लगता है कि परिस्थितियां ऐसी थी जिसमें महिला उस अवधि के भीतर शिकायत नहीं कर सकती थी, तो शिकायत मिलने पर आईसीसी या तो पीड़िता की शिकायत को पुलिस के पास भेज सकती है या फिर खुद जांच शुरू कर सकती है। अगर समिति जांच शुरू करती है तो उसे जांच को 90 दिन के भीतर पूरा करना होगा। जांच शुरू करने से पहले अगर शिकायतकर्ता द्वारा सुलह की गुजारिश की जाती है तो शिकायत समितियों को सुलह पर भी विचार करना होगा। इसके अलावा महिला आरोपी या गवाह की पहचान, पूछताछ की जानकारी, जांच की सिफारिश या फिर की गई कार्रवाई किसी को सार्वजनिक नहीं करना होगा। सिफारिशों से पीड़ित महिला या आरोपी सहमत नहीं होंगे तो वे 90 दिन के भीतर अदालत में अपील कर सकते हैं। एक्ट की धारा 14 झूठी या गलत शिकायत और झूठे सबूत के लिए सजा का भी प्रावधान करती है। एक्ट असंगठित क्षेत्र या छोटे संस्थानों में यौन उत्पीड़न की समस्या से निपटने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन को सौंपती है। इसके लिए राज्य सरकार हर जिले में जिलाधिकारी को सूचित करेगी। जिलाधिकारी एक एलसीसी यानी लोकल कंप्लेंट कमेटी का गठन करेगा। एक्ट में यह भी कहा गया है कि अगर एम्प्लॉयर इस एक्ट के प्रावधानों का पालन न करता है तो उस पर दंड लगाने का भी प्रावधान है। दंड के रूप में उसे जुर्माना वसूला जा सकता है। बार बार उल्लंघन करने पर दंड को ज्यादा करने और कारोबार चलाने के लिए लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है।
दिल्ली सरकार ने मोटर व्हीकल्स एग्रीगेटर स्कीम 2023 के ड्राफ्ट का ऐलान किया है। उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद इसे दिल्ली के लिए लागू किया जाएगा। इसे दिल्ली में कैब एग्रीगेटर और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स को रेगुलेट करने के लिए लगाया गया है। इसका मकसद प्रदूषण को कम करना, इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना और यात्रियों की सुरक्षा में बढ़ोतरी करना है। स्कीम पारंपरिक ईंधन पर चलने वाले वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ बदलने के लिए समय सीमा भी तय कर सकता है। इसमें 2 और 3 व्हीलर के लिए अधिकतम समय 4 साल तय किया गया है, जबकि 4 व्हीलर के लिए इसे 5 साल तय किया गया है। 2 व्हीलर में केवल सामान ढोने वाले वाहनों को कवर किया गया है, वहीं 3 और 4 व्हीलर में सामान और पैसेंजर दोनों ढोने वाले वाहनों को कवर किया गया है। इन सभी वाहनों को तय वक्त में चरणवार तरीके से रिप्लेस किया जाएगा। साथ ही ये एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स को धीरे धीरे पारंपरिक से इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच कराएगी। इसके अलावा योजना एग्रीगेटर्स के लिए सभी वाहनों में पैनिक बटन लगाना और इसे 112 दिल्ली पुलिस आपातकालीन हेल्पलाइन के साथ जोड़ना अनिवार्य कर देगी। इस योजना में सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा एक तंत्र बनाने की बात की गई है। ये तंत्र कस्टमर के शिकायतों का समय पर निपटान करेगी। इसके अलावा खराब प्रदर्शन वाले ड्राइवर्स को मौका देने के लिए ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। मोटर व्हीकल एग्रीगेटर स्कीम 2023 ऐसे किसी भी व्यक्ति या संस्था पर लागू होगी जो डिजिटल या किसी अन्य माध्यम से पैसेंजर सर्विस उपलब्ध कराती है। ये स्कीम उस पर भी लागू होगी जो प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए किसी विक्रेता, ई-कॉमर्स इकाई या कंसाइनर के साथ ड्राइवर को जोड़ती है। आप सभी के लिए जरूरी सूचना, स्टडी IQ IAS हिंदी टीम हिंदी माध्यम में 5वां लाइव फाउंडेशन बैच लेकर आ चुकी है। 11 मई से ये बैच शाम में 6 बजे शुरू हो चुका है। 20 मई तक इस कोर्स में एडमिशन लेने की अंतिम तारीख है। इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा हस्तलिखित नोट्स, PDF और मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन कार्यक्रम सहित अन्य बहुत से उपयोगी फीचर्स आपको प्राप्त हो सकेंगे। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। इससे ये कोर्स आपको केवल 18,999 रुपए में हासिल हो जाएगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कर प्राप्त कर सकते हैं। SAI यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने धरना दे रहे पहलवानों की ओर से बनाई गई सलाहकार समिति के सदस्यों से मुलाकात की। SAI भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल निकाय है। इसकी स्थापना 1984 में भारत सरकार के युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा की गई है। इसे 25 जनवरी 1984 को सोसाइटी अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में रजिस्टर किया गया। इसे भारत में खेलों के विकास के लिए स्थापित किया गया है और यह 1982 में नई दिल्ली में आयोजित 9वें एशियाई खेलों का उत्तराधिकारी संगठन है। इसका मुख्यालय दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में है। SAI को खेलों को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में उत्कृष्टता हासिल करने के दोहरे काम सौंपे गए हैं। SAI के पास 2 खेल शैक्षणिक संस्थान, 12 क्षेत्रीय केंद्र, 14 के करीब उत्कृष्टता केंद्र, 56 के आसपास स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर और लगभग 20 स्पेशल एरिया गेम्स है। इसके अलावा SAI हिमाचल प्रदेश में स्थित नेताजी सुभाष हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर के साथ साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 5 स्टेडियमों का प्रबंधन भी करता है। ये 5 स्टेडियम है: जवाहरलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्टेडियम, इंदिरा गांधी खेल परिसर, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल परिसर और डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज। इसके अलावा पंजाब स्थित नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान और केरल के लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन 2 इसके खेल अकादमिक संस्थान है। ये संस्थान शारीरिक शिक्षा और खेल चिकित्सा में PhD लेवल के कोर्सेज के लिए रिसर्च और सर्टिफिकेट उपलब्ध कराते हैं। उधर सेवा सचिव के तबादले के मुद्दे पर दिल्ली सरकार आज फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। उसने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वह सेवा सचिव के तबादले को लागू नहीं कर रही है। इससे संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत इस अदालत के आदेश की अवमानना हो सकती है। किसी अदालत के फैसले का विरोध या अनादर करने को न्यायालय की अवमानना के रूप में भी जाना जाता है। अदालत के पास खुद की अवमानना के खिलाफ सजा देने का अधिकार होता है। यह अधिकार उसे संविधान से मिला है और इस संसदीय कानून द्वारा भी कम या समाप्त नहीं किया जा सकता। संविधान का अनुच्छेद 142 के क्लॉज 2 कहता है कि संसद द्वारा इस संबंध में बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन सर्वोच्च अदालत के पास अपनी अवमानना की सजा पर कोई भी आदेश देने की पूरी ताकत होगी।
जबकि अनुच्छेद 129 कहता है कि सर्वोच्च अदालत अभिलेखों का न्यायालय होगा और उसके पास अवमानना के लिए दंड देने की ताकत सहित इस प्रकार की अदालत की सभी शक्तियां होंगी। इसी के तहत 1991 में सर्वोच्च अदालत ने व्यवस्था दी कि सजा देने की ये ताकत न केवल सर्वोच्च अदालत के पास है, बल्कि ऐसा ही अधिकार उच्च अदालतों, निचली अदालतों और पंचायतों को भी है। अदालत की अवमानना के लिए संसद ने न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया है। इसके तहत अवमानना के लिए 6 माह तक के लिए जेल या 2000 रुपए तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अदालत की अवमानना सिविल या क्रिमिनल दोनों प्रकार की हो सकती है। सिविल अवमानना का मतलब ये होता है कि स्वेच्छा से किसी फैसले, आदेश, न्यायाधीश को ना मानने से है, जबकि क्रिमिनल अवमानना का मतलब होता है किसी ऐसे कंटेंट को छापने या ऐसा काम करने से जिसमें अदालत की स्थिति को कम आंका गया हो या उसे बदनाम किया गया हो या फिर न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पहुंचाना हो या न्यायिक प्रशासन को किसी भी तरीके से रोकना हो। हालांकि किसी मामले का निर्दोष प्रकाशन और उसका वितरण, न्यायिक रिपोर्ट की निष्पक्ष और उचित आलोचना या टिप्पणी को न्यायालय की अवमानना नहीं माना गया है। आइए बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा से अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति देते हैं? अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 141 और अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 131। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, 2, 3 और 5, केवल 3, केवल 1, 2 और 5, केवल 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सोसाइटी अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड है। पोस्ट एक्ट के तहत गठित आंतरिक शिकायत समिति के पास दीवानी अदालत की शक्ति होती है। उपरोक्त में से गलत कथनों का चयन कीजिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से 1857 के विद्रोह का कारण है? आर्थिक शोषण, धार्मिक व सामाजिक भेदभाव, रॉलेट एक्ट, भारतीय शासकों की बेदखली, कुशासन के बहाने अवध का विलय, चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। केवल 1, 2, 5 और 6, केवल 6, केवल 1 और 5 और 6, केवल 1, 2, 3, 5 और 6। सही जवाब है विकल्प डी, यानी केवल 1, 2, 3, 5 और 6। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 179 विधानसभा के स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को हटाने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 239 ए को 61वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान का हिस्सा बनाया गया। उपरोक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। सही जवाब है विकल्प ए, यानी केवल पहला कथन सही है।